गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। पिछली क्लास में हम लोगों ने ताम्रपाषाण काल के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज का जो हमारा विषय है वो है हड़प्पा सभ्यता। तो इसके पहले मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता का जिक्र आया है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, जबकि अभी हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में ताम्रपाषाण काल के बारे में बात करी, वो सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, इसकी प्रकृति क्या थी, ग्रामीण थी, शहरी थी, इसकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, इसका इसका फैलाव किन किन क्षेत्रों में था, मतलब इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता कैसे चला, तो एक व्यक्ति का नाम आता है चार्ल्स मैसन। इन्होंने 1826 में हड़प्पा के टीलों की खोज की, लेकिन उस समय यह इसके महत्व को नहीं समझ पाए। आगे चल के 1856 में हड़प्पा सभ्यता से ही ईंटों का उत्खनन करके देखा जाए तो रेल लाइन बिछाई गई लाहौर और कराची के बीच में। और इसी समय जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 और 1856 में हड़प्पा के टीलों का उत्खनन कराया, लेकिन ये उत्खनन बड़े पैमाने पर नहीं हुआ और अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा के जो टीले थे और या जो उनसे पुरातात्विक साक्ष्य मिले उससे वो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए। और हम लोग देखेंगे कि 1860 के बाद लगभग 80 साल बाद एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नए अध्यक्ष बनते हैं सर जॉन मार्शल। उनके नेतृत्व में एक नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक जो स्थल है, जो आज के पंजाब में स्थित है, मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पे, उसका उत्खनन होता है। और 1921 में एक सभ्यता प्रकाश में आती है। ठीक है, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, कई नामों से जानते हैं। अब जब हम इसके नामकरण की बात करते हैं तो चूंकि जब प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता के स्थलों को खोजा गया तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा, क्योंकि उस समय जो इसके सर्वाधिक स्थल थे वो सिंधु नदी के आसपास मिले। लेकिन जब बाद में धीरे धीरे खोजों का विस्तार होता गया, नए नए स्थल मिलते गए, तो देखा गया कि जो सिंधु घाटी नदी है या जो सिंधु घाटी है उसके बाहर भी बड़े पैमाने पर स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मिल रहे हैं। तो इतिहासकारों को लगा कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहना उचित नहीं है। ठीक है, तो जब हम लोग पुरातात्विक खोजों के बारे में पढ़ते हैं तो नामकरण का जो परंपरागत तरीका है उसमें जो इस्तेमाल किया जाता है कि जो चीज़ जिस स्थल से मिली उसी स्थल के आधार पे ही उसका नामकरण कर दिया जाता है, उस स्थल के नाम के आधार पे उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहना उचित नहीं है, क्योंकि इसके जो स्थल हैं वो सिंधु घाटी के बाहर बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं। तो आजकल के जो इतिहासकार हैं वो इसको हड़प्पा सभ्यता कहने पे ज़्यादा सहमत है, क्योंकि इस सभ्यता को पहली बार जब उजागर किया गया तो इसके जो पुरातात्विक स्रोत थे वो हड़प्पा नामक स्थल से मिले थे। वहाँ के उत्खनन से जो है यह सभ्यता प्रकाश में आई थी। ठीक है, और चूंकि जब आप लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जो अधिकतर स्थल है हड़प्पा सभ्यता के
वो घग्गर हाकरा क्षेत्र में मिल रहे हैं। तो कुछ इतिहासकार इसको घग्गर हाकरा संस्कृति भी कहते हैं। जब ये सभ्यता प्रकाश में आ गई तो इसके काल निर्धारण को लेकर भी अलग अलग इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत है। कहने का तात्पर्य है कि इतिहासकार इस सभ्यता के कालखंड को लेके कि ये सभ्यता कब विद्यमान थी, आपस में उनका मतभेद है। तो जो सबसे पहले इस सभ्यता का काल निर्धारण करने का प्रयास करते हैं वो सर जॉन मार्शल है। 1931 में सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो आपका 3250 ईसा पूर्व से लेके 2750 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया। ठीक है, ये एग्जाम में भी पूछता है। इसके अलावा जो रेडियो कार्बन 14 जो पद्धति है उसके आधार पर इस सभ्यता का जो काल है वो डीपी अग्रवाल ने 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया, जो कि सर्वमान्य प्रतीत होता है क्योंकि ये साइंटिफिक माध्यम से प्राप्त की गई जानकारी है। ठीक है, इसके अलावा जो एनसीईआरटी है, आजकल आप लोग बहुत सारे एग्जाम देते होंगे जिसमें एनसीईआरटी के उत्तर को माना जाता है। तो एनसीईआरटी जो मानता है वो मानता है कि 2500 से लेके 1800 ईसा पूर्व तक का जो कालखंड है उस पीरियड में हड़प्पा सभ्यता विद्यमान थी। ठीक है, इसी तरह सारगोन जो कि मेसोपोटामिया से संबंधित है, एक अभिलेख है, उसमें या उसके आधार पर जो इतिहासकार हैं इस सभ्यता का जो समय निर्धारित करते हैं वो है 3250 से लेकर 2750 तक, जैसा कि सर जॉन मार्शल बताते हैं। और भी बहुत सारे इतिहासकार हैं, उनके मत हैं अलग अलग कि इस सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था। तो एग्जाम की दृष्टि से मुझे इतना ही महत्वपूर्ण लगा तो मैं अभी आपको इतना ही बता रहा हूँ। बाकी आपको नोट्स में देखने को मिलेगा जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता का विकास और विस्तार कहाँ तक था इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इस सभ्यता का जो विकास हुआ वो हम लोग देखेंगे कि पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल से जो संस्कृति चली आ रही थी उन्हीं के निरंतर विकास के फलस्वरूप जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। हालांकि ये उन सभ्यताओं से ज़्यादा विकसित थी और नगरीकरण की अवस्था में थी। ठीक है, इसको तृतीय नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। जो प्रथम दो नगरीय सभ्यताएं हैं वो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के जो विकसित केंद्र थे वो आप देखेंगे तो पंजाब और सिंध में केंद्रित थे, जहाँ पे आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसका जो विस्तार था गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, कश्मीर, महाराष्ट्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। ठीक है, ये जो सभ्यता है कुल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो त्रिभुजाकार रूप में विद्यमान है। और भारतीय उपमहाद्वीप में अगर इसके विस्तार की बात करें तो ये उत्तर में मांडा जो कि कश्मीर में पड़ता है, चेनाब नदी के किनारे वहाँ तक विस्तृत है, और दक्षिण में प्रवरा नदी दैमाबाद महाराष्ट्र तक, और आपके पश्चिम में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे मेरठ उत्तर प्रदेश, और आपके पूरब में यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आपके जो पूरब में जो है आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे मेरठ तक विस्तृत है जो कि आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और पश्चिम में सुटका गेंडोर नामक एक जगह है जो बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे है, वहां तक इसका विस्तार है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर की बात करें तो अगर इसके सर्वाधिक पूर्वी स्थल की बात करें तो वो सुर्तुगोई है जो कि आपके अफगानिस्तान में पड़ता है और हिंदकुश पर्वत के भी उत्तर में स्थित है। ठीक है, अब सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसके निर्माता कौन लोग थे?
तो यहाँ के जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पे कम से कम 4 जातियाँ यहाँ पे निवास करती थी। उनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा भूमध्य सागरी जिनको द्रविड़ लोगों से संबंध किया जाता है, और तीसरे अल्पाइन, और चौथे मंगोलाइड। ठीक है। और यहाँ पर एक इतिहासकार हैं बीबी लाल, इन्होंने यह प्रतिपादित किया कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे और जो ऋग वैदिक आर्य थे वो एक ही थे। ठीक है। और इसके अलावा अलग अलग इतिहासकारों के इसमें अलग अलग मत हैं। तो जैसे इसमें डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र हैं, ये कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे वो आर्य थे। गार्डन चाइल्ड, व्हीलर और क्रेमर का कहना है कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता के निर्माता थे वही सिंधु घाटी सभ्यता के भी निर्माता थे। इसी तरह अमलानंद घोष और धर्मपाल अग्रवाल, इनका कहना है कि सोथी संस्कृति के लोग ही हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए थे। इसी तरह एक फेयर सर्विस और रोमिला थापर है, ये कहते हैं कि ग्रामीण संस्कृति से ही आगे चल के जो है जो बलूच ग्रामीण थे उन्होंने ही आगे चल के जो है हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया। ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, इसका विस्तार कहाँ तक था, इसका विकास कैसे हुआ या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई धीरे धीरे। ठीक है। और इसके जो निर्माता हैं इस सभ्यता के वो कौन कौन लोग हो सकते हैं, इस पे हम लोगों ने संभावित इतिहासकारों के मत के बारे में देखा। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण से संबंधित जो डिबेट है उसको हमने देखा, और हमने कुछ इतिहासकारों और कुछ साक्ष्यों का जिक्र भी किया कि उसमें क्या बताया गया है कि सभ्यता का कालखंड कब से कब तक था। तो अगली क्लास में हम लोग विस्तृत रूप से इसके एक एक स्थलों के बारे में और वहाँ से क्या क्या पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।